हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन ऑपरेटर्स के बारे में। अब ऑपरेटर्स की हमें हर जगह ज़रूरत पड़ेगी। जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, कोई लॉजिक बिल्ड कर रहे होंगे, तब हमें पाइथन ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। पाइथन ऑपरेटर्स क्या होते हैं? कुछ नहीं, जो हमारे मैथमेटिक्स में प्लस माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीज़न, मॉड्यूलस या हमें कोई पावर निकालनी है, तो दीज आर द ऑपरेटर्स। तो पाइथन में हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स है। सेम जो इनका लॉजिक जो फॉलो होगा, जैसे मैथमेटिक्स में होता है, उसी तरह से होगा। पैरेंथेसिस जो होंगे हमारे पास, वो टॉप पे होंगे हमारे पास। उनको सबसे पहले पाइथन सोल्व करेगी, फिर एक्सपोनेंशियल, फिर मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन, फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जो कि सेम पे चलता है। तो इसके हम बोलते हैं, हम बोलेंगे पेमदास से। ये क्या है? इसका प्रेसिडेंस अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का किस तरह से काम करेगा यहाँ पर। स्टार्ट करते हैं। हमारा कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इससे रिलेटेड हम। जैसे कि हम बोले कि 2 - 3, तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए। अब हम जो हमारे पास जो यूज़ कर रहे हैं वो कमांड लाइन इंटीग्रेटेड, पाइथन का जो कमांड लाइन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, कमांड लाइन IDE है, उसको यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि हमें पाइथन ऑपरेटर्स को समझना है, तो हम यहाँ पर कोड ना लिख के पाइथन फाइल में डायरेक्ट यहाँ पर इसको ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि पाइथन ऑपरेटर्स के, जैसे 2 प्लस मैं करूँ, 2 प्लस 3 करूँगा तो 5 दे देगा, 2 - 3 करूँगा -1 दे देगा, राइट। और 2 मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास जो साइन है वो एस्ट्रिक का साइन है, और डिवाइड करने के लिए हमारे पास डिवीजन का साइन है। अब हमारे पास यहाँ पर दो तरह के डिवीजन हो रहे हैं, एक ये डिवीजन हो रहा है, एक ये डिवीजन। ये है फ्लोट डिवीजन और ये है फ्लोर डिवीजन। इन दोनों के बारे में थोड़ा अच्छे से समझेंगे। तो हम 2 × 3 करता हूं, तो हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए? 6 आंसर आना चाहिए। अगर 2 मैं करूँ 3/2 करूंगा, तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए? 1.5। 1.5 क्या है? हमारे पास एक फ्लोट वैल्यू है। हमने इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड किया, लेकिन हमें आंसर क्या मिला? फ्लोट वैल्यू मिला। तो आंसर हमें 1.5 है। लेट्स से एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करूंगा और इस बार भी हमको वैल्यू फ्लोट में ही मिलेगी। जैसे कि 6 डिवाइड करूं मैं 3 से, आंसर क्या आना चाहिए हमारे पास? 2। हम तो सोचेंगे कि इंटीजर में, लेकिन ये जब भी ये जो ऑपरेटर है अर्थमेटिक ऑपरेटर डिवाइड का, ये हमको फ्लोट वैल्यू ही देगा हमेशा। तो ये 2.0 दे रहा है। 2.0 एक फ्लोट वैल्यू है। तो इस तरह से जो हमारा डिवीजन ऑपरेटर है वो काम करता है। अब इस जो डबल जो डिवीजन यूज कर रहे हैं, ये तब यूज करेंगे जब हमको फ्लोर वैल्यू चाहिए। फ्लोर का मतलब नीचे की वैल्यू, नीचे की वैल्यू का मतलब थोड़ा अच्छे से समझते हैं इसको, फ्लोर वैल्यू को, है ना। फ्लोर और सीलिंग वैल्यू दोनों की बात करेंगे हम कि किस तरह से काम करती है। जैसे कि एग्जाम्पल लेता हूँ, 3/2, डबल डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर हम क्या है? फ्लोर डिवीजन कर रहे हैं। 3/2 हमें आंसर 3/2 हमें आंसर क्या देता है? 1.5। तो 1.5 से ठीक नीचे का इंटीजर हमको आंसर में मिलेगा। तो 1.5 का ठीक नीचे की वैल्यू क्या है? 1 है हमारे पास। 1.5 से नीचे की वैल्यू क्या है? 1 है हमारे पास। तो आंसर क्या मिलेगा हमको? 1 मिलेगा आंसर। तो यहाँ से हमको 1 इंटीजर मिल रहा है। ये जो है, ये हमको एक इंटीजर वैल्यू दे देगा हमेशा। जैसे कि मैं बोलूं कि 21/2, कितना आंसर मिलना चाहिए हमको? 10.5, है ना। लेकिन मैं बोलूं 21/2, तो ये हमको आंसर क्या देगा? 10 आंसर देगा हमको। इसको इससे मतलब नहीं कि 10 प्लस कितना है, ये 10.7 भी रहेगा तब भी हमको आंसर में क्या मिलेगा? आंसर में क्या मिलेगा? 10 ही मिलेगा। जैसे कि मैं बोलता हूं 10.7 डबल डिवाइड बाई 1, तो आंसर इसने क्या दिया? 10 ही दिया। तो फ्लोट जब हम डिवीजन करते हैं, तो ये जो 10.7 है, इससे छोटी वैल्यू में जो भी इंटीजर रहेगा उसको एज ए आंसर हमको देगा। तो इस तरह से ये जो है, ये ऑपरेटर हमारा काम करता है। अब
नेक्स्ट ऑपरेटर हम बात कर लेते हैं हमारा मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर क्या होता है कि जैसे हमको रिमाइंडर चाहिए, जैसे कि मान लेते हैं कि मैं 3/2 करता हूँ तो रिमाइंडर कितना आता है हमारा 1 आता है। तो इस कंडीशन में हम मॉडुलस यूज करते हैं 2 से, तो रिमाइंडर हमको देगा 1। तो अगर हमको रिमाइंडर फाइंड करना है तो क्या होगा, अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ काम में आता है लॉजिक बिल्डिंग में। ये वाला कॉन्सेप्ट हमको जैसे इवन नंबर निकालना है, तो इवन नंबर किसे बोलते हैं, जिसका रिमाइंडर 0 आया जिसके साथ। जैसे कि कोई मैं 5 ले लूँ और उसका रिमाइंडर 2 के साथ निकालता हूँ तो 1 दे देगा। अगर 1 देता है तो वो ओड नंबर है, अगर रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाता है तो वो इवन नंबर है। तो यहाँ पर ये मॉडुलस का जो ऑपरेटर है वो काम में आता है हमारे पास। नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेटर है वो है पावर का ऑपरेटर। जैसे कि मुझे 2 की पावर 3 निकालनी है, 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। तो हमारे पास ऐसे 8 आ जाएगा डायरेक्ट। और मैं बोलता हूँ 2 की पावर 2 निकालो, तो हमें डबल एस्ट्रिक साइन यूज करना है हमको अगर किसी की पावर निकालनी है। तो जिसकी पावर निकालनी है वो यहाँ पर, और उसकी पावर कितनी निकालनी है उसको वहां पर यहाँ पर लास्ट में लिखना है। शुरू में कौन, जिसके निकालनी है पावर, और लास्ट में जितनी पावर निकालनी है हमको। तो इस तरह से हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गए हमारे पास ये सारे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स की। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स, जैसे कि हमको एक कोई मान लेते हैं कोई प्रोग्राम लिखना है और हमको कुछ वैल्यूज को कंपेयर करना है कि ये वैल्यू छोटी है, कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये दोनों बराबर है कि नहीं। तो इस तरह से कुछ हमको कुछ लॉजिक बिल्ड करना है, या फिर कुछ जो हमारे डेटा है उसके साथ हमको मैनिपुलेशन करना है, तो उस उन कंडीशंस में हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं पाइथन में। तो उनको भी देखते हैं। तो ये जब भी ऑपरेटर्स होते हैं वो क्या हमको या तो ट्रू देंगे या फॉल्स वैल्यू देंगे। ट्रू फॉल्स का मतलब ये है कि वो चेक करके बताएंगे कि ये इससे बड़ा। ट्रू का मतलब कि मैं बोलता हूं कि 2 इज ग्रेटर देन 3, तो ये क्या बोलेगा, फॉल्स। नहीं नहीं, ये तो गलत बात है भाई, 2 3 से बड़ा थोड़ी ना होता है, तो ये हमको फॉल्स दे देगा। मैं बोलता हूँ 2 इज ग्रेटर देन 2, 3 इज ग्रेटर देन 2, तो ये बोलेगा हाँ सही बात है, ट्रू आंसर दे देगा हमको। मैं बोलता हूँ कि 54 इज इक्वल टू 45, तो क्या देगा, गलत बात है ना, 54 45 के बराबर तो होता है नहीं है। तो ये बोलेगा कि नहीं नहीं, ये तो आप गलत बात कर रहे हो, हम इसको फॉल्स आंसर देंगे। तो हमारे पास अगर हमको इक्वल टू का साइन, अगर दो वैल्यूज को चेक करना है कि वो बराबर है कि नहीं, तो हम डबल इक्वल टू का साइन यूज करते हैं। सिंगल इक्वल टू का साइन तो हम तब यूज करते हैं जब हम वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर यूज कर रहे थे ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि मैं बोलता हूँ int टाइप n इक्वल टू, मैं बोलता हूँ 10। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, सिंगल, अगर एक ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, सिंगल इक्वल टू यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे हैं। अगर हमको वैल्यू को चेक करना है, दो वैल्यूज को चेक करना है, तो डबल साइन आएगा, डबल इक्वल टू का साइन यूज करना पड़ेगा। जैसे कि x इक्वल टू वाई, एक्स को y के साथ चेक करना है हमको, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डबल इक्वल टू का साइन यूज करना है। और हमको चेक करना है, अब नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर है, वो नॉट इक्वल टू का साइन है। जैसे कि मैं बोलता हूं कि x इज नॉट इक्वल टू वाई, हमको चेक करना है कि 45 इज नॉट इक्वल टू 54, तो ये हमको क्या देगा, ट्रू आंसर देगा, राइट। तो ये चेक करके बता रहा है कि ये है कि नहीं ऐसा। अब हमको मान लेते हैं कि मेरे को एक प्रोग्राम लिखना है और चेक करना है कोई वैल्यू, मतलब लेट्स से कि मैं बोलता हूँ कि मेरे पास कुछ वैल्यूज है ना, जैसे 1 2 3 4 5 6, इस तरह से मेरे पास कुछ वैल्यूज है। और मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरे पास जो x है, मैंने यूजर से बोला कि आप बताओ x को आप चेक करना चाहते हो कि ये किससे बड़ा है कि नहीं, 6 से बड़ा है कि नहीं। तो मैंने कहा कि 6 से बड़ा या इक्वल टू है कि नहीं। तो मैं बोलूँगा कि x मैंने मान लिया कि x इक्वल टू, मैंने मान लिया कि 3 में 3 है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा उसको कि x यानी 3
इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6 है क्या नहीं, तो ये क्या देगा मुझे, फॉल्स आंसर देगा क्योंकि ये ट्रू नहीं है। तो यहां से इसने क्या दिया, अब यहाँ पर एक एरर, इंटेंटेशन का एरर आ रहा है। ये एक अच्छी चीज हुई कि मैंने यहाँ पर एक स्पेस ले लिया, एक स्पेस ले लिया तो इसने क्या किया कि यहाँ से एक कंपाइलर तो क्या करेगा, शुरू से पढ़ना शुरू करेगा कोड को। तो जैसे ही इसने एक स्पेस देखा तो इसने देखा कि एक स्पेस आया है और इसको फिर समझ में नहीं आता है कि आप क्या लिखना चाहते हो, आप क्या बताना चाहते हो। तो इंटेंटेशन यहाँ पर समझ सकते हैं कि किस तरह से काम करती है। तो हमको कभी भी स्पेस देके कोड को शुरू नहीं करना है पाइथन में। पाइथन में इंटेंटेशन का बहुत यूज होता है क्योंकि हम जो फॉर लूप पढ़ रहे होंगे या फंक्शन पढ़ रहे होंगे और अच्छे से समझेंगे। तो इसकी बात करते हैं, 3 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6। क्या ये बात सही है? नहीं, तो ये आंसर क्या देगा, हमको फॉल्स देगा। मैं कहता हूं कि 6 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6 है, तो क्या देगा, ट्रू आंसर देगा हमको। तो इस तरह से हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स है, जिनको हम कुछ प्रॉब्लम्स हमारी सोल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉजिक ऑपरेटर की। लॉजिक ऑपरेटर जैसे कि हमारे पास दो वैल्यू का हमको एंड लेना है, एंड, और गेट, नॉट गेट, ये सारे हमारे पास लॉजिक होते हैं ना, कि दो वैल्यू का हमको और लेना है, एक्स एंड वाई का और लेना है ना, एंड लेना है। जैसे मैं बोलूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं 0 एंड 0, 0 का एंड 0 के साथ लेता हूं तो मेरे को आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मैं बोलता हूं 0 एंड 1, तो 0 का और 1 का अगर एंड लेते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 0 आता है। और मैं बोलता हूं 1 एंड 1, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 1 आता है। उसी तरह से हम और जो गेट है हमारे पास, जो लॉजिक गेट है, हम उनको यूज कर सकते हैं। अब मैं बोलूं नॉट गेट को यूज करते हैं, जैसे कि नॉट 1, तो नॉट 1 हमारे पास आंसर क्या देगा, 0 आंसर देगा हमको। फॉल्स, हमारे पास 0 यानी फॉल्स, 1 यानी ट्रू। सो नॉट 1 यानी फॉल्स, नॉट 1 यानी 1 का मतलब क्या है, ट्रू है हमारे पास, और 0 का मतलब क्या है, फॉल्स है। तो नॉट 1 यानी ट्रू का उल्टा, ट्रू का उल्टा क्या होता है, फॉल्स। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आंसर आ गया, फॉल्स। नेक्स्ट जो हमारा लॉजिक ऑपरेटर है वो है बिटवाइज ऑपरेटर। अब देखो बिटवाइज ऑपरेटर कैसे काम करता है। जैसे कि हमारे पास दो वैल्यूज है एक्स एंड वाई, और हमको उसका एंड लेना है। अब एंड कैसे, जैसे कि मैं बोलूं कि मुझे 2 एंड 3, तो इसका आंसर दो, तो उसने दे दिया 2। जो भी होगा वो 0101 की कोडिंग के हिसाब से करके उसको बिटवाइज करके बिट में कन्वर्ट करेगा और उसको हमको आंसर दे देगा। जैसे मैं 3 एंड में 4 लेता हूं तो आंसर मेरे पास 0 आ गया। तो वो अपने बिट वाइज के हिसाब से कन्वर्ट करके उसको 0101 करके 0101 करके और उसका एंड ले रहा है। तो इस तरह से हम, और ये हमारे पास बिट वाइज और है, नोट है और जोर है। तो इस तरह से हमारे पास बिट वाइज ऑपरेटर काम करते हैं हमारे पास, कि हमें किसी चीज़ का एंड, दो वैल्यूज है हमारे पास, लेट्स से कि एक्स एंड वाई वैल्यूज है, उसका हमको एंड लेना है, और लेना है, उसका नोट लेना है या जोर लेना है, जो भी हमको ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं वो हम बिटवाइज ऑपरेटर्स के थ्रू कर सकते हैं। तो बिटवाइज ऑपरेटर क्या है, बिटवाइज ऑपरेटर का साइन, ये साइन याद रखना जरूरी है एक्चुअली, क्योंकि इन्हीं के थ्रू हम ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे। अगला जो ऑपरेटर है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है। जैसा कि हमने बात करी थी असाइनमेंट ऑपरेटर की, तो असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे किस तरह से काम करते हैं, इस तरह से जैसे कि हमने बात करी थी, एक तो हमारा जो x है, जैसे कि मुझे x इक्वल टू 10 डिफाइन करना है, तो डिफाइन करने के लिए हमारे पास इक्वल टू का ऑपरेटर है ना। जैसे कि y को मुझे डिफाइन करना है एक a प्लस बी को, तो मैं y को लिख देता हूँ 10 प्लस 20, तो हमारे पास रिजल्टेंट y क्या आएगा, 30। इसी तरह से जो प्लस इक्वल टू का मतलब क्या होता है, प्लस इक्वल टू का मतलब होता है जैसे कि मैं m प्लस इक्वल टू लिखता हूं 10 के, तो इसका मतलब ये है कि m इक्वल टू m प्लस 10। तो प्लस इक्वल टू का मतलब होता है m इक्वल टू m प्लस 10। तो हम क्या है शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख सकते हैं इस तरह से। माइनस का क्या मतलब होगा, m इक्वल टू m माइनस 10।
तो शॉर्ट फॉर्म में हो गया। और यहाँ पर उसी तरह से मल्टीप्लीकेशन में m इक्वल टू m माइनस 10, और यहाँ से डिवीजन में हो गया हमारे पास, और ये मॉड्यूलस हो गया, और ये पावर में हो गया, और ये फ्लोर वैल्यू में हो गया। तो इसी तरह से जिस तरह से हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को पढ़ा था, उन्हीं ऑपरेटर्स का क्या है यहाँ पर ये यूज दिखा रखा है कि हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ये तो हमारी होगी लॉन्ग फॉर्म, उनको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ मेरे पास एक x की वैल्यू रख लेता हूँ मैं ना 10, मैंने स्टोर करवा ली इसकी वैल्यू को, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ मेरा m प्लस इक्वल टू x के कर देता हूँ मैं, है ना। तो m में क्या जुड़ जाएगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास, इसको यहाँ से समझ लेते हैं, इसका मतलब ये है कि m इक्वल टू m प्लस x। m में क्या है, हमारे पास कोई वैल्यू स्टोर नहीं है, राइट। m में हमारे पास कोई वैल्यू स्टोर नहीं है, तो ऐसा करते हैं कि हम m की भी कुछ वैल्यू ले लेते हैं ताकि हमको कैलकुलेशन में समझने में आसानी हो। तो मैं बोलता हूँ m का मैं 5 ले लेता हूँ, है ना। अब मैं बोलता हूँ m प्लस इक्वल टू x, तो ये हमको क्या देगा x, यानी हमारे पास जो m की वैल्यू आ जाएगी अब वो कितनी हो जाएगी, m प्लस एक्स। m प्लस एक्स कितना है हमारे पास 15। तो अगर मैं अभी m को प्रिंट करना चाहता हूँ तो कितना आ जाएगा 15। अब मैं बोलूँ m हमारा कितना है अभी 15 है, तो m मैं बोलूँ मल्टीप्लाई इक्वल टू x, तो ये क्या करेगा, m हमारा कितना है अभी इक्वल टू 15 के हो गया है हमारा, है ना। और मैं बोल रहा हूँ इसको m इक्वल टू m मल्टीप्लाई करूंगा मैं x के साथ, तो m कितना है हमारा 15 मल्टीप्लाई 10 यानी 150 हो जाएगा हमारा आंसर। m हमारा क्या हो जाएगा 150, m हो गया हमारा 150। तो इस तरह से जो हमारे पास जो ऑपरेटर्स है वो शॉर्ट और लॉन्ग फॉर्म में इस तरह से काम करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा ये जो ऑपरेटर्स है किस तरह से काम कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स की। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स की बात यह है कि जैसे कि मुझको मान लेते हैं कि मेरे पास एक x है और एक y है, मेरे को चेक करना है कि ये दोनों एक जैसे है क्या। जैसे कि मैं बोलता हूँ, एक एग्जांपल यहीं पे ले लेते हैं। जैसे हमारे पास दो चीजें हैं, एक m और x है हमारे पास, है ना। m कितना है हमारे पास 150, x हमारे पास कितना है 10। तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा इसको कि चेक करके बताओ देखे कि x इज m है क्या। तो ये बोल देगा फॉल्स, नहीं ये तो भाई गलत है, x m नहीं है। तो उसी तरह से जिस तरह से दो वैल्यूज है हमारे पास x एंड y, तो हमको चेक करना है कि ये दोनों आइडेंटिकल है क्या, एक जैसी है क्या, है ना, एक जैसी वैल्यूज है क्या। अगर एक जैसी वैल्यूज है तो वो क्या देगा हमको ट्रू। और ये सेकंड है, इसको चेक करना है कि दो वैल्यू अगर एक जैसी नहीं है, अगर आइडेंटिकल नहीं है, तो वो ये इज नॉट ट्रू हमको क्या दे देगा, इज नॉट हमको ट्रू आंसर में दे देगा। तो आइडेंटिटी की ऑपरेटर इस तरह से वर्क करते हैं। तो एक और नेक्स्ट ऑपरेटर है जो हमारा पाइथन का ऑपरेटर है, वो है मेंबरशिप ऑपरेटर। अब मेंबरशिप ऑपरेटर किस तरह से काम करता है, जैसे कि मेरे पास एक एग्जाम्पल है मेरे पास कि x मेरा 24 है, y मेरा 20 है, और ये हमारे पास एक लिस्ट है। अब मुझे चेक करना है कि मेरा जो x है ना वो इस लिस्ट में है कि नहीं। क्या 24 लिस्ट में है, नहीं है, तो मैं इसी को यहां पर काम करता हूं, ठीक है। इसी एग्जाम्पल को ट्राई करते हैं। x मैंने लिखा मेरा 24 और y मैंने लिखा मेरा 20, और एक लिस्ट बनाई मैंने। लिस्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि लिस्ट को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60, इस तरह से हमने एक लिस्ट बना ली है। अब मैं बोलूँगा उसको मेंबरशिप ऑपरेटर को कॉल करूँगा, मैं बोलूँगा x इन लिस्ट। क्या x
लिस्ट में है, तो वो बोलेगा मेरे को फॉल्स कि नहीं नहीं, x जो है, x कितना है 24 इस लिस्ट में नहीं है। हमें पता है, हमने देखा यहाँ पर, जैसा कि हम चेक कर सकते हैं कि जो 24 है वो लिस्ट में नहीं है। अब मैं इससे फिर से पूछता हूँ y इन लिस्ट, क्या y लिस्ट में है? तो ये बोल देगा हाँ ट्रू, इसने दिया ट्रू, यानी y जो हमारा है 20 है वो इस लिस्ट में है। तो मेंबरशिप ऑपरेटर हमें इस तरह से ट्रू और फॉल्स देंगे। तो मेंबरशिप ऑपरेटर भी हमको जो रिटर्न में देंगे ना, वो ट्रू या फॉल्स देंगे। वो चेक करने के काम में आता है कि कोई वैल्यू कहीं किसी में है कि नहीं। जैसे मैं बोलूँ, जैसे मेरा नाम ही ले लेते हैं कि SAMER, तो मैं चेक करना चाहता हूँ कि SAM इसमें है कि नहीं। एक मेरा कोई वेरिएबल मान लेते हैं कि T मेरा एक वेरिएबल मान लेते हैं और ये मेरा मान लेते हैं कि नेम है ना। तो ये इसमें है कि नहीं, तो ये इसमें है कि नहीं कैसे चेक करेंगे? मैं बोलूँगा कि T इन नेम, तो वो मेरे को क्या दे देगा? ट्रू आंसर देगा। तो यहां से जो रिटर्न में आएगा ना मेरे पास, वो क्या आएगा? ट्रू आंसर आएगा, राइट। तो इस तरह से जो हमारे पाइथन है उसमें हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स है। तो हमने कौन कौन से ऑपरेटर्स देख लिए? हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर देख लिए, हमने फिर कंपैरिजन ऑपरेटर देखे कि हमको दो वैल्यूज को कंपेयर करना है, कुछ है ना, कुछ चीज़ों को कंपेयर करना है, हमें दो वेरिएबल्स को कंपेयर करना है। बिटवाइज ऑपरेटर्स देखे हमने, लॉजिकल ऑपरेटर्स देखे हमने, फिर हमने असाइनमेंट ऑपरेटर। ये असाइनमेंट ऑपरेटर इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर हम जब लॉजिक या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स को बहुत यूज़ कर रहे होंगे। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिटी, कि हम चेक कर रहे हैं कि दो वेरिएबल है हमारे पास कि वो एक जैसे है कि नहीं। जो लास्ट है हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर में हम सीक्वेंस में फाउंड कर रहे हैं, सीक्वेंस में देख रहे हैं कि उस सीक्वेंस में वो वेरिएबल है क्या नहीं। तो इस तरह से हम मेंबरशिप ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फ्लो कंट्रोल के बारे में। फ्लो कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें फ्लो कंट्रोल को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फ्लो कंट्रोल को समझेंगे।